नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में तंदुरुस्त और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेसन है ये हमारी इजराइल पैलेस्टाइन जो सीरीज चल रही थी उसी में आगे का जो पार्ट है वो आज मैं कंप्लीट आपको कराऊंगा। और किस तरीके से जो इजराइल का जन्म हुआ था ये सारी चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। और इसके बाद जो रेड वॉल थ्योरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टू रेड वॉल थ्योरी क्या थी और ये कब कब इन्वॉल्व हुई। जो फर्स्ट रेड वॉल थ्योरी है जैसे कि 1945 के समथिंग समथिंग आई और उसके बाद आपकी सेकंड रेड वॉल थ्योरी है वो उससे पहले आ चुकी थी जो कि 1917 में आ चुकी थी। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको कवर कराऊंगा कि और क्या था, किस तरीके से इसराइल का जन्म हुआ और इसराइल के जन्म का पाकिस्तान से क्या संबंध है, पाकिस्तान क्यों उभरता है और पाकिस्तान क्यों बनता है, पाकिस्तान के बनने के पीछे का कारण क्या था, इसराइल है इसराइल को बनने के कारण के पीछे पाकिस्तान का कितनी बड़ी वजह थी, ये किस तरीके से यूरोप कंट्री और कैपिटलिस्ट कंट्री सेट कर रही थी, ये सारी चीजें मैं आपको आज इस लेसन के माध्यम से बताऊंगा। और मैं होप करता हूं कि आप सभी को ये सारी चीजें इतने मैनर वाइज और इतने हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ कोई नहीं बता रहा होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस सेशन को मैक्सिमम शेयर किया कीजिए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक ये सीरीज को पहुंचाया जा सके और उन लोग का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों, आज की हमारी सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसके पहले हम लोगों ने थोड़ा सा, मैं आपको ब्रीफ बता देता हूँ कि किस तरीके से पहले जो हमने बात की पहले के लेसन में वो क्या बात की थी। तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे 1920 वाला जो पोर्शन था हमारा 1920 सेवरस की संधि। तो सेवरस की संधि थी, उसमें सेवरस की संधि के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया था कि 1972 में नेतृत्व में टर्की के नेतृत्व में क्या हुआ था कि 1920 में सेवरस की संधि हो गई थी। उसमें क्या हो गया था कि जो वेस्ट एशिया है उसको मिला लिया गया था। और उसके बाद क्या होता है 1919 में होता है लंदन एग्रीमेंट। उसके बाद आपका 1920 के अंदर होता है ट्रीटी ऑफ सेवरस, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके आगे की हम लोग बात करते हैं। अब इसके आगे का जो मेन मुद्दा है वो होता है टर्की। जो होता है वो मिडिल ईस्ट का अब क्या हो जाता है, ठाकुर हो जाता है। तो अब मान के अब मैं आपको बताता हूँ कि ठाकुर का मतलब यह क्या है। ठाकुर का मतलब जिसके दोनों हाथ कटे हुए। इधर से आपका जो सीरिया वाला पोर्शन था वो भी जा चुका था। इधर से आपका फ्रांस वाला जो और भी जो पोर्शन थे अरबी स्टेट्स वाले वो भी जा चुके थे। यानी टर्की के पास दोनों तरीके से कोई भी पावर्स नहीं बची रही थी। तो टर्की क्या समझता है कि वो युद्ध से हटने की सोचता है। अब इसके बाद क्या होता है कि इसराइल पैदा होता है। और इसराइल पैदा क्यों होता है इसके पीछे की बड़ी कहानी मैं आपको बताता हूँ। जो 17 एडी है, जो ये 17 एडी का काल रहता है, इसमें क्या होता है कि इसके लगभग जो होता है, जो रोम होते हैं वो रोम क्या करते हैं कि वो यहूदी उसको अपने राष्ट्र से भगा देते हैं। जो रोमन्स होते हैं वो अपने यहूदी यहूदी राष्ट्र यानी यहूदियों को अपने रास्ते से भगा देते हैं। तो यहूदी चाहते हैं कि अपना कोई नेशन हो जिसमें जाकर के हम शरण ले सके। उसके उसको रहने के लिए उनको जगह नहीं होती है क्योंकि वो कैपिटलिस्ट होते हैं, उनके पास पैसा होता है पर रहने के लिए राष्ट्र नहीं होता। तो रहने के लिए अगर उनको राष्ट्र बनाना है और ऐसी जगह वो राष्ट्र चाहते थे जहां से उनका सारा ट्रेड के ऊपर कब्जा हो, ट्रेड के ऊपर जिसका कब्जा होगा उसके पास इकोनॉमिक पावर होगी। और वो चाहते थे कि सिल्क रूट जैसे मार्ग के ऊपर उनका कब्जा होना ही चाहिए क्योंकि सिल्क रूट के ऊपर नॉर्मल सी बात है दोस्तों कि सिल्क रूट के ऊपर जिसका कब्जा होगा, इस सिल्क रूट के ऊपर जिसका कब्जा होगा उसके पास सारी चीजें प्रेजेंट होगी। और जिसके पास सारी चीजें प्रेजेंट होंगी क्योंकि इसी सिल्क रूट के ऊपर आपका ऑयल मिल गया था आगे जाकर के, इसी के ऊपर आपका सारी चीजें प्रेजेंट थी, इसी के ऊपर आपका ट्रेड था, इसी के ऊपर आपकी स्वेज कैनाल थी। यानी आप देख रहे होंगे कि कितनी सारी चीजें इस एक रूट के ऊपर डिपेंड करती है। इस एक रूट ने कितनी सारी परिस्थितियों को चेंज कर दिया और कितने सारे लोगों को यहाँ पर ला करके इन्वॉल्व कर दिया क्योंकि इकोनॉमिक पावर जिसकी मजबूत होगी उसी का साम्राज्य मजबूत हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। क्योंकि ई इजिकल्स टू ई का फॉर्मूला मैं आपको बोल रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा। जिसकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा उसका एम्पावरमेंट जो होगा, जो एम्पीरियर होगा वो हमेशा प्रभुत्व में होगा। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जैसे कि रोमन ने क्या किया कि यहूदी उसको 71 एडीज के लगभग लगभग उन्होंने अपने रास्ते से भगा दिया और बोला कि यहाँ से निकलो, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते हो। तो इसके बाद क्या होता है कि दुनिया में हर वह व्यक्ति, अब यहाँ मैं आपको एक बहुत अच्छी थिंक बताऊंगा और एक बहुत अच्छे तरीके से इसको रियल लाइफ में आप कहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप हिस्ट्री में कोई चीज पढ़ते तो उससे आप क्या सीख सकते हैं और कैसे उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी निजी लाइफ में, ये बड़ा ही सोचने और बहुत ही महत्वपूर्ण
करने योग्य जो एक सिद्धांत होता है, एक सिद्धांत है ये। इसी से हमें सीखने मिलता है। हिस्ट्री का मतलब ही है, आपको हिस्ट्री को हर सब्जेक्ट की जननी कहा जाता है, पर जब आप उसको आत्मसात करेंगे तब। तो अगर हम बात करते तो दुनिया में हर वह व्यक्ति जो शिखर पर बैठा है, वह उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं हम लोग। क्योंकि आप समझ रहे होंगे, जो व्यक्ति शिखर पर बैठा है उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसे सीखने का कोई, और मेन चीज ऐसा होता है दोस्तों कि सीखने का कोई पैमाना नहीं होता। अब हम बोले कि राजा से हमें नहीं सीखना है, अगर हमें उसके प्रजा से सीखना है तो भी हम सीख सकते हैं, और हम चाहते हैं कि हम राजा से सीखे तो हम राजा से भी सीख सकते हैं। राजा से हम उस उद्देश्य को सीख सकते हैं कि राजा कैसा बना जाए, और प्रजा से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से प्रजा को संतुष्ट करने के लिए और किस तरीके से प्रजा की डिमांड है। और एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा को लेकर के चलता है। तो सारी चीजों को सीखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब हम इसके बात करते हैं कि इतने बड़े इस्लामिक स्टेट्स में, अब अगर आप बात कर रहे होंगे कि इतने बड़े इस्लामिक स्टेट जो अरब वर्ल्ड था हमारा, उसके अंदर इतने बड़े इस्लामिक स्टेट्स का अंदर किस तरीके से इसराइल का जन्म होता है। जो इसराइल जो जन्म लेता है इतने बड़े अरब वर्ल्ड में, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सोचने योग्य बात है दोस्तों। क्योंकि अरब वर्ल्ड में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन अरबीज की है, और उसके बाद एक यहूदी नेशन, एक ज्यूस का नेशन, जो ज्यूस लोग होते हैं उनका नेशन इजराइल वहां पनपता है। और पनपता ही नहीं, अपितु वो बहुत ही ज्यादा सरवाइव नहीं करता है, अपितु जाके वो है ना बहुत अच्छा नेशन बन जाता है, जिसके सपोर्ट्स में फिर पीछे से बहुत सारी कंट्रीज आना स्टार्ट हो जाते हैं। कई सारी अरब कंट्रीज भी उसके सपोर्ट्स में आने लगती है। तो ये बहुत ही ज्यादा सोचने योग्य बात है किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए। अब इसके बाद क्या कहता है, और अगर इसके बाद आपको एक और बहुत अच्छा सा ट्विस्ट और बहुत अच्छी चीज आपको उससे कनेक्ट करनी है, वो ये है कि अगर आप किसी को गाली देते हैं ना दोस्तों, अब मान के चलिए कोई शिखर के ऊपर बैठा है और हम उसको गाली देते हैं ना। अब जैसे हमारे कई बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं कि इस तरीके से काम करें, उस तरीके, परंतु दोस्तों वो वहां बैठे हैं ना, तो उनकी सोच के कारण, उनकी समझदारी के कारण हम कई बार कई लोगों को गाली देते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये इस तरीके से। पर दोस्तों हम उनसे उनके बराबरी नहीं कर सकते ना, इसलिए हम उन्हें गाली देते हैं। जब आप उनकी बराबरी कर सकेंगे ना, आपके मुंह से वो शब्द नहीं निकलेंगे। तो हमेशा याद करिए, हमेशा याद रखिए कि किसी को गाली देते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम उससे कभी भी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तुम उसे गाली देते हो। और दोस्तों यही है, अरब वर्ल्ड यही कर रहा था। अरब वर्ल्ड हमेशा इसराइल को गाली देता है, आज उसका पूरे तरीके से विरोध करता है अरब वर्ल्ड कि इसराइल क्यों बना, इसराइल का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इसराइल का हजीबुल्ला और हमास में जो दो चीजें हैं वो कॉमन है कि वो इसराइल को मानते ही नहीं, उसके प्रभुत्व को, उसकी स्थापना को मानते ही नहीं कि ये अलग नेशन है। वो मानते हैं कि ये पैलेस्टाइन का एक हिस्सा है। तो दोस्तों ये बहुत ही सोचने योग्य बात है। जब आप किसी का, यानी आप किसी का विरोध करते हैं ना, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आप उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अगर आप उसकी बराबरी कर सकते हैं ना, तो आप उसका कभी विरोध नहीं करते। ये सीखने और ये सोचने योग्य बात है, ये समझदारी है, और ये हमें हिस्ट्री सिखाती है। जो इतिहास सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता। तो अब इसके बाद देखिएगा, जैसे कि पूरे वर्ल्ड पर यहूदियों का प्रभुत्व है। अब ज्यूस का जो प्रभुत्व है, तो ऑल वर्ल्ड के ऊपर जो कब्जा है वो ज्यूस का है। आज के टाइम पे भी आप देख सकते हैं, तो कुछ ज्यूस कंट्री है, जैसे आपका यूएसए हो गया, आपका इसराइल हो गया, आपका और भी जो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज में भी अगर आप देख रहे होंगे तो ज्यूस जो लोग हैं वो पूरे के पूरे वर्ल्ड वाइड नेशन के ऊपर भी आज भी उनका प्रभुत्व है। तो कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल कि कुछ लोग ही मिलकर के पूरे वर्ल्ड, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को चला रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सोचने योग्य बात है। जबकि सारे ऑयल रिजर्व अगर आप बात करेंगे तो इस्लामिक कंट्री के पास है, जो अरब वर्ल्ड के पास, जिसके पास, और मेन चीज तो ये दोस्तों कि जिसके पास एनर्जी उसके पास इकोनॉमी, जिसके पास इकोनॉमी उसका एम्पावरमेंट मजबूत। तो दोस्तों जब एनर्जी अरब के पास है, तो फिर इकोनॉमी ज्यूस की कैसे मजबूत हो रही है, और एम्पावरमेंट भी ज्यूस का मजबूत हो रहा है। तो कैसे, हाउ इट्स पॉसिबल? क्योंकि दोस्तों जो ये ज्यूस थे ये बहुत समझदार थे, ये बहुत आगे का सोचते थे। तभी तो उन्होंने, वो क्या करते हैं कि ज्यूस जो लोग हैं, वो जो यहूदी लोग थे, वो जो नेशंस है, जैसे आपके यूएस हो गया, यूएस, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया,
ये सारे जो नेशंस थे वहां के, ब्रिटेन यानी यूरोपियन नेशंस थे जो, वो क्या करते कि वो हथियार बनाते, और हथियार बना करके किसको देते, अरब्स को देते। अगर वो हथियार इनको देते तो ये बदले में पैसा लेते, ये इनको पैसा देते। और अरबी लोग क्या करते कि ये इनको ऑयल देते और ऑयल के अकॉर्डिंग पैसा लेते। तो अगर आप देख रहे होंगे तो यूरोप क्या कर रहा है यहाँ, यूरोप दोनों तरीके से पैसे को इकट्ठा कर रहा है, एनर्जी के रूप में भी, और दूसरा चीज है वो उसको, ये जो हथियार दे रहा है वो इसी के खिलाफ यूज कर रहा है। जो दो भाइयों को ये बीच में लड़ा दे रहा है, अरब्स को, दो भाइयों को बीच में लड़ा दे रहा है, दो अरब वर्ल्ड्स को अरबी, अरबी से ही लड़ रहे हैं। और इसका फायदा मिल रहा है कि तीसरे जो ज्यूस कंट्रीज जो ऊपर बैठे यूरोपियन जैसे देश, जो ब्रिटेन यूरोप जैसे देश, उनको इसका फायदा मिल रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सोचने योग्य बात है कि जब आपके घर में अशांति हो ना, तो आपका विकास कभी नहीं हो सकता। इसीलिए आपका इंटरनल पीस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आप भारत में जो ये समस्या देखते हैं हिंदू मुस्लिम्स की, तो आप देख रहे होंगे कि ये मुस्लिम और ये हिंदू जो समस्या है जब तक सॉल्व नहीं होगी, शॉर्ट आउट्स नहीं होंगी, हमारा नेशन कभी भी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता, हमारी जीडीपी लेवल उतना ग्रो नहीं कर सकती। जब ये नेशन एक कंट्री के रूप में आ जाएगा, जब सभी लोगों का एक पर्टिकुलर और एक कॉमन सिद्धांत होगा ना दोस्तों, तब हमारा नेशन बहुत तेजी से ग्रो करने लगेगा। ठीक है ये। अब इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि 48 का 56 का जो युद्ध हुआ, उसमें यम का जो पूर्व के युद्ध हुए, उसमें भी आप देखे होगा कि और में भी ये इस्लामिक जो स्टेट्स है वो मारे गए। इनको हर जगह से मारा गया है दोस्तों, बहुत तगड़े तरीके से मारा गया है, बड़े ही यानी कॉन्सेप्ट वाइज मारा गया है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि 6 डेज वॉर हुआ था, उसमें ही मारा गया, घर में घुस घुस कर मारा है दोस्तों इन्होंने। जो यूएस वाले हैं उन्होंने तो घर में घुस के मारा है, अरब के अंदर जो ओसामा बिन लादेन को देख रहे होंगे आपने, उनको घर में घुस करके मार दिया। तो दोस्तों कितना कुछ होता है हिस्ट्री में समझने के लिए। कुछ लोग जिनके हाथ में आज पावर है, जिनके हाथ में आज इकोनॉमी है, जिनके हाथ में आज ग्लोबल वर्ल्ड है, वो कुछ लोग हैं। वो मैक्सिमम अगर अपने पूरे वर्ल्ड की बात करें तो समथिंग समथिंग 10% या 20% की आबादी, और बाकी 80% आबादी के ऊपर वो पूरी तरीके से प्रभुत्व रखते हैं। तो दोस्तों समझदारी, और समझदारी हमेशा पढ़ने से आती है। इसको विकसित करने का एक ही तरीका है, पढ़ना, और पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्त। आज मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते हैं पर पढ़ने के साथ समझदारी विकसित नहीं, क्यों कनेक्ट नहीं कर रहे। और कनेक्ट करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और उतना ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे आप समझ कैसे पाएंगे उस चीज। आप ये कैसे समझ पाएंगे कि किस तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड कनेक्ट कर रहा है आपके जो ज्यूज जो है उनके ऊपर, जो ज्यूज है उनका कैसे किस तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर भी प्रभुत्व है। तो दोस्तों ये सारी चीजें समझने योग्य है। उसके बाद क्या होता है कि इजिप्ट की पूरी एयरफोर्स को उखाड़ देते हैं ज्यूज लोग। अब भाई इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, तो किस तरीके से उसने अपने पावर्स को सेंट्रलाइज नहीं कर करके अपनी पावर को जो एकीकृत ना करके उसने पूरी समग्र पावर्स को अपने हाथों में लेकर के रखा। आज जो यूएस है वो पूरी तरीके से सुपरसोनिक पावर बन चुका है। कहा वो 16 सेंचुरी में जन्म लेता है, 16 सेंचुरी से 17 सेंचुरी में आते आते वो इकोनॉमिकल, 17-18 सेंचुरी में वो इकोनॉमिकल पावर बनने के बाद वो फिर डिफेंस में भी पावर बन गया। फिर उसके बाद वो स्पेस में पावर बनने के बाद आज वो देख रहे होंगे कि आप वो सुपर पावर बन चुका है। 21st सेंचुरी का वो है, वो सुपर पावर बन चुका है अमेरिका। और उसी के जो सिद्धांत पे, उसी के कुछ कुछ सिद्धांत पे आज चाइना भी उसके पीछे गति कर रहा है। तो दोस्तों कितना योग्य और कितने समझने और कितने समझदारी विकसित करने योग्य बात है। अगर हम इसके बाद अगर बात करते हैं तो दुनिया में सिर्फ दो ही देश है जो यूएस के द्वारा बनाए गए थे, एक इजराइल और एक पाकिस्तान। अब जो दो कंट्रीज थी, ये दो कंट्रीज को बनाने का उद्देश्य, जो यूएस के द्वारा बनाने का दो कंट्री को उद्देश्य था, एक पाकिस्तान और दूसरा था इजराइल। अब इजराइल क्यों बना और पाकिस्तान क्यों बना सर, तो मैं आपको एक छोटा सा और एक ब्रीफ और एक बहुत अच्छा चीज बता देता हूं कि इजराइल को जो थी, जो यहूदीस थे, यहूदीस को मांग थी एक अलग नेशन की। और जब उनको एक अलग नेशन चाहिए तो नो डाउट, और उनको नेशन चाहिए था कहाँ, आपका अरब वर्ल्ड के अंदर। जो अरब वर्ल्ड था, जो बीच वाला सेंट्रल एशिया था,
उसके अंदर उनको चाहिए था। तो अब वो क्या करते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि भाई हम अगर किसी भी व्यक्ति के लिए, अब जो पाकिस्तानी थे वो इस्लामिक वर्ल्ड था, यानी इस्लामिक कंट्रीज थी। इस्लामिक कंट्रीज में क्या होता है कि अगर आप किसी के लिए अगर उसकी कंट्रीज बना देंगे तो नो डाउट आपको इजराइल बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आपको इजराइल बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अगर आपने पाकिस्तान को बना दिया। क्योंकि अगर 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 आपने पाकिस्तान को बना दिया, क्योंकि पाकिस्तान अगर नहीं बनेगा तो इजराइल का बनने का कोई सेंस ही नहीं बनता है ना सर। आपका तो विरोध करेंगे ना इस्लामिक लोग। जाहिर सी बात है, जब तक आप एक ऐसा स्टेट नहीं बना देंगे जब जो कि पूरे की पूरी इस्लामिक पॉपुलेशंस के ऊपर बेस्ड हो, तो तब तक आप इसराइल कैसे बना पाएंगे? तब तक आप डिमांड कैसे कर पाएंगे कि हमें एक यहूदी नेशन चाहिए? यहूदी नेशंस को बनाने के लिए आपको पहले इस्लामिक नेशन बनाना पड़ेगा। और आप अगर 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 आप जो है वो पाकिस्तान को बनाते तो वो ऑलरेडी आपका जो है वो सपोर्टर हो जाएगा, और दूसरी जगह अगर आप इसराइल को खड़ा करते तो आपके लिए यहूदी नेशंस हो जाएगा। बड़ी सोचने और बहुत ही तर्क योग की बात है दोस्तों कि आप किस तरीके से अपनी चीजों को, यानी प्रभुत्व जमा रहे हैं। उस स्वेज कैनाल के पास आपको पता है कि आने वाले टाइम में अगर अगर इन्होंने ऑयल नहीं दिया तो मेरे को ऑयल कहां से लेकर के आना है, तो आप वह इसराइल को बिठाएंगे जरूर। और अगर मान के चलिए अगर आपको इसराइल को बिठाना है तो उसके लिए आपको पाकिस्तान को बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक अरब वर्ल्ड के अंदर एक इस्लामिक कंट्रीज को खड़ा कर देंगे तो नो डाउट आपको हर कंट्रीज जो इस्लामी को सपोर्ट करेगा। क्योंकि जब जब इस्लामिक्स लोगों के लिए बन सकता है अलग स्टेट, तो फिर ज्यूज के लिए क्यों नहीं? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है दोस्तों, और यही तो सोचने योग्य बात थी। अब क्या होता है कि ये लोग इस बात को नहीं मानते, और कई लोग अरब जो वर्ल्ड से जैसे हमाज है, हजीबुल्ला है, कि इसराइल के अस्तित्व को ही नहीं मानते। और दोस्तों इनके मानने और नहीं मानने से क्या होता है? अब तो आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से इसराइल का प्रभुत्व और किस तरीके से उसकी शक्ति, उसकी डिफेंस पावर, उसकी, क्योंकि उसको कैपिटलिस्ट कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि उसको कैपिटलिस्ट कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं, और कैपिटलिस्ट कंट्री जितना सपोर्ट करेंगे उसको पैसा, बम, गोला बारूद सब कुछ दे रहा है। अरे भैया उनकी क्या ही बात करोगे आप एक ऐसा नेशन उसके साथ अगर मान के चलिए दोस्तों कि जिस नेशन में अकाल और सूखा और जैसे भुखमरी जैसे हालात है, वो नेशन अगर किससे क्या युद्ध कर पाए, जिसके खुद के घर में खाने को नहीं है वो दूसरे को क्या मार पाएगा दोस्त? पहले तो उसे अपना खुद का पेट भरना पड़ेगा ना, और खुद का पेट भरने के लिए पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? वो पैसा ही आने का जो मेन जो कारण है वो ही तो कैपिटलिस्ट कंट्री थी। कैपिटलिस्ट कंट्री इसराइल को खूब पैसा दिया, खूब पैसा दिया, खूब पैसा दिया, और इसराइल ने क्या कर रहा है आज प्रभुत्व में कि यूएस यूरोप को पता है कि अगर वो वहां बैठा है तो उनको किसी भी तरीके से ट्रेड पे, किसी भी तरीके से स्विस कैनाल पे, किसी भी तरीके से और भी जो ऑयल रिजर्व वगैरह है उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसी के ऊपर तो उनकी इकोनॉमी टिकी हुई है दोस्त। सर बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत सोचने योग्य बात है, आप सोचिएगा जरूर कि इसराइल और पैलेस्टाइन, इसराइल और जो पैलेस्टाइन संबंध है वो किस तरीके से कहां से विचलित होकर के कहां को जा रहे हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये लोग मानते नहीं है इसके अस्तित्व, क्योंकि परंतु इनकी सीमा ईरान से मिलती है। अब मानिए ना मानिए, अब इनकी सीमा जो है वो ईरान से मिलती है, और इसके पास जो है इसके पास जो है ऑयल रिजर्व है। मैंने आपको बताया कि इसके पास ऑयल रिजर्व है, किसके पास? अरब अरब वर्ल्ड के पास जो पाकिस्तानी है उनके पास। पाकिस्तानी है ये नहीं मानते, ठीक है, और दोनों यहूदियों ने ही बनाया है। अब जो पाकिस्तानी है इस बात को स्वीकार नहीं करते दोस्तों, मोस्टली पाकिस्तानी स्वीकार नहीं करते कि जो पाकिस्तान को है वो यहूदी ने बनाया। वो तो समझते कि जिन्ना साहब ने बनाया, जिन्ना साहब ने बनाया, बट जिन्ना साहब ने नहीं बनाया। पर्दे के पीछे की सच्चाई बहुत अलग थी। पाकिस्तान को अगर नहीं बनाया गया होता तो नहीं बनाया गया होता ना, तो इसराइल को नहीं बनाया जा सकता था। क्योंकि जब तक आप एक अरब वर्ल्ड नहीं बनाएंगे तब तक आपको अरबीज कैसे सपोर्ट करेंगे दोस्तों? और उनको बनाना था एक ज्यूज नेशन, एक यहूदियों का राज, क्योंकि उनकी शुरू से डिमांड थी कि हमें एक अलग नेशन चाहिए। और जब भारत में
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तब ब्रिटेन की राजकुमारी ने यह तय किया कि नहीं, हम पाकिस्तान को बनाएंगे। और इस तरीके से उन्होंने कितने आगे की सोच से दोस्तों एक अलग नेशन बना दिया। जिन्ना साहब को बुलाया गया, जिन्ना साहब को बताया गया कि आप यार एक अलग नेशन की मांग कीजिए, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। सोचिए दोस्तों, जिन्ना साहब को सिर्फ जो असेंबली में है वो सिर्फ 3% वोट्स मिले थे, ओनली 3% वोट्स मिले थे पूरे पूरे यानी जो आपका इस्लामिक जो लोग थे, जो भी हमारे मुस्लिम्स लोग थे, उनका सिर्फ 3% वोट मिला था जमाने में। तो सर वो उन्होंने देखा कि यार अपना तो अस्तित्व खतरे में, अपना तो अस्तित्व मिट जाएगा अगर अपन ने पाकिस्तान को नहीं बनाया। तो वो क्या करते कि एक नई गेम करते, मुस्लिम लीग की स्थापना करते 1914 समथिंग, 1940 समथिंग। वो आपका मुस्लिम लीग की स्थापना करते, और मुस्लिम लीग का जो गोल होता है वो बोलता है अलग नेशन की मांग कर देते। अलग नेशन की मांग करने की वजह से वो पहले तो वो क्या मांगते हैं कि निर्वाचित मंडल, एकीकृत निर्वाचित मंडल मांग, अलग से मांगते, सेपरेट इलेक्ट्रोरेट, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करते हो कि हमें एक अलग निर्वाचक मंडल दिया जाए, जिससे कि हमारे मुस्लिम लोग भी उसमें वोट कर सके और मुस्लिम लोग भी उनका नेता बन सके, या वो उन तरीके की चीजें थी। परंतु दोस्तों कितनी सोची समझी और किस प्रकार की साजिश थी जो सारी तरीके से की जा रही थी, परंतु किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा है, वो क्या रहा है। केवल दो ही कंट्रीज को जानते थे दोस्तों, यूएस और यूरोप, कि हम क्यों बना रहे हैं, किस लिए बना रहे हैं, क्या होगा, किस लिए हो। इसके बाद जो पाकिस्तान है वो यूरोप, और सर आज बहुत महत्वपूर्ण बात आप ये भी देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, वो यूरोप का इतिहास पढ़ाया जाता है। वाई वाई दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान का अपना खुद का कोई इतिहास नहीं है। वो खुद भारत से अलग होकर के बना है, तो उसका क्या ही इतिहास होगा, क्या होगा इतिहास, कुछ भी नहीं। उसका 1947 के बाद से तो उसका इतिहास शुरू होगा ना। और भारत का इतिहास तो वर्षों पुराना है, अज्ञात काल से चलता हुआ आ रहा है, जो कि अगर आप बात करें तो प्रागैतिहासिक काल से चलता हुआ आ रहा है। उसके अंदर भी पूर्व पाषाण काल से हमारा जो इतिहास है वो चलता आ रहा है, जबकि जो कि अज्ञात काल यानी अज्ञात काल से चलता आ रहा है, जो कि 9000 ईस्वी तक आपका पूर्व पाषाण काल रहा। उसके बाद मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उसके बाद आपका आद्य ऐतिहासिक पीरियड आ गया। आद्य ऐतिहासिक पीरियड में भी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक घाटी सभ्यता, उसके अंदर भी फिर आपकी दो चीजें आ गई थी, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो ये सारी तमाम चीजें हो रही थी। फिर उसके बाद आधुनिक वर्ल्ड आ गया, फिर मॉडर्न और मॉडर्न होता चला गया। तो उसके बाद आंदोलन हो गए, गांधीयंस पीरियड आ गया लास्ट में जाकर के, बीच में आपका मगध मौर्य एम्पेरियर आ गया। तो काफी सारी चीजें भारत के इतिहास में है, पर पाकिस्तान का तो ऐसा कोई इतिहास नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था। ये तो 1947 के बाद अलग हुआ है ना। वो भी डलहौजी वाली जो नीति थी ना, फूट करो शासन, फूट डालो शासन करो वाली, उस नीति पे कि उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ा दिया और पाकिस्तान एक अलग नेशन बन गया। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सोचने योग्य बात है, और बहुत ही कंठस्थ योग्य बात है, और किस तरीके से चीजें बदलती जा रही थी ये सब कुछ समझना है। युद्ध की किसी समस्या में प्रेजेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप बात करें तो परमानेंट सोल्यूशन किसी भी चीज का युद्ध नहीं हो सकता। आप बात ही करके उस समस्या को निष्कासित कर सकते हैं। ये आपकी सीख है दोस्तों, कि आपको समझदारी विकसित करने के लिए कि हिस्ट्री को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आज देख रहे होंगे जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग हुए तो क्या हुआ, कि परमानेंट सॉल्यूशन थोड़ी ना हुआ। आज भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का स्तर छिड़ा रहता है, आए दिन बॉर्डर के ऊपर टेंशन बढ़ी रहती है। तो इससे क्या होगा, दोनों ही कंट्रीज का बेनिफिट नहीं हो रहा है। अगर दोनों कंट्री अगर युद्ध को छोड़ करके अपनी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर अगर बात करने लगे, काम करने लगे, तो शायद हमारी कंट्रीज काफी ज्यादा ग्रो कर लेगी, पाकिस्तान भी काफी ज्यादा ग्रो कर जाएगा। पर दोस्तों अगर ये चीज ग्रो कर गई, तो फिर जो यहूदी नेशन है, जो यूरोप से, उनके टारगेट्स कैसे पूरे होंगे, उनकी इकोनॉमी कैसे मजबूत होगी अगर ये मजबूत। इसलिए नहीं चाहते ये लोग, इसलिए वो पाकिस्तान को पैसा देते, फंडिंग करते, फंडिंग करने के बाद पाकिस्तान इस तरीके से हमारे ऊपर, क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा है दोस्तों, हम कभी पाकिस्तान को अलग मानते ही नहीं, हमारा ही हिस्सा है पाकिस्तान, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ही शरीर का एक अंग है। तो आज किसी कारणवश अलग है, बस इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से हमसे अलग है, हमारा दुश्मन है। दुश्मन नहीं है दोस्तों, दोस्त है। दोस्त भी नहीं है, भाई है, छोटा भाई है।
कि दोस्तों कुछ गलतियों के कारण, कुछ लोगों के कारण वो हमसे अलग जरूर हो चुका है, पर दोस्तों वो अलग नहीं है, वहां के लोग अलग नहीं है, वो लोग भी हमारे जैसे ही है। सोचना होगा दोस्तों, समझना होगा, इतिहास को पढ़ना होगा और पढ़ करके अपनी समझदारी को विकसित करना होगा कि किस तरीके से ये यूरोपियन कंट्रीज ने, किस तरीके से ये यूएस फ्रांस जैसी कंट्रीज ने भारत की नींव को जो अलग किया है उसको एक करने की रास्ता है दोस्तों। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ाने का मतलब मेरा ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको इसराइल पैलेस्टाइन संबंध बता रहा हूँ, मैं आपको इससे ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से चीजें बदलती है, किस तरीके से आप ही के घर में आग लगा करके आप ही दो भाइयों को या आप ही दो भाइयों को आपस में लड़ा दिया जाता है और उसका मजा कोई तीसरा बैठ करके लेता है। समझिए दोस्तों, और समझदारी का कोई भी अस्तित्व खाली नहीं जाता। जितनी ज्यादा आपके अंदर समझदारी होगी उतने अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, उतनी अच्छी पोस्ट पे जा पाएंगे, उतने अच्छे एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी एग्जाम्स आप देख रहे होंगे आज की डेट में, कोई भी एग्जाम सिलेबस का नहीं होता है। सिलेबस तो आपका सिर्फ मेंशन होता है कि आपको ये पढ़ना है, पर पढ़ करके उसको सीखना है, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आप ग्राउंड लेवल पे इससे क्या सीख सकते हैं? हिस्ट्री से आपने सीखा कि किस तरीके से दो लोग अगर आपस में लड़े तो किसी भी तरीके का वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर इंडिया पाकिस्तान अगर लड़ते रहेंगे तो ये परमानेंट सोल्यूशन इससे थोड़ी ना निकल रहा है। जीडीपी दिन ब दिन नीचे चले जाएगी, आपकी इकोनॉमिकल लेवल नीचे चले जाएगी, टेंशन आपके बॉर्डर पे बनी रहेगी, आप ही के लोग मारे जाएंगे और इसका फायदा कोई तीसरा उठाएगा। क्योंकि उसको भी मालूम है, उसने एक जगह आपको F-18 बेच दिया और एक जगह आपको राफेल बेच दिया। फायदा किसका हो रहा है? सामान किसका बिक रहा है? इकोनॉमी किसकी मजबूत हो रही है? उसकी। तो तीसरा पर्सन बेच रहा है और मार कौन खा रहा है? आप दोनों बैठ करके मार खा रहे हैं दोस्तों, और एक दूसरे के ऊपर तनाता नहीं है, जबकि आप दोनों ही एक दूसरे के छोटे और बड़े भाई हैं। दोस्तों समझदारी और समझ का जो फंडा है ये विकसित करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो हम बात करते हैं युद्ध की कोई समस्या, अगर हम आपस में लड़ते रहे तो कुछ किसी भी तरीके से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का ऐसा वीडियोस या ऐसी कोई चीजों को सर्कुलेट ना किया कीजिए जिसमें कंट्रीज की बुराई हो, कंट्रीज को लेकर के काफी ज्यादा तनातनी हो, क्योंकि कुछ लोग उसको कई गलत तरीके से लेते हैं दोस्तों। हमारा कर्तव्य है अपनी अपनी कंट्रीज को सपोर्ट ना करके ग्लोबल वर्ल्ड को सपोर्ट कर, हर कंट्रीज को। अगर हमारा छोटा भाई गलती करता है तो हम ये थोड़ी ना है कि उसको मारने लग जाएंगे, पीटने, हम उसको समझाएंगे ना। अगर वो आपका, मान के चलिए आपका छोटा भाई है और वो किसी कारणवश आपके ऊपर हाथ उठा देता है, परंतु आपके अंदर वो यानी बड़कपन का भाव है ना दोस्तों, तो आप उसको समझाएंगे, ना कि उसके ऊपर आप बार बार अटैक करेंगे। आप अटैक करेंगे, आपको पता है कि आपके पीछे जो आपको भाई को भड़काने वाला व्यक्ति कोई और है, और वो जब तक आप उसको उससे दूर नहीं करेंगे आप उसके पास नहीं जा सकते। क्योंकि जब आपको उससे नजदीकियां बनानी थी तब आपने उससे दूरियां बना ली, और जब आप उसको उससे दूरियां बनानी ही नहीं चाहिए थी तब उसके पास आने से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज आप उसके लिए दुश्मन हो गए जो कल तक आपका छोटा भाई था। तो दोस्तों समझिएगा, समझ करके अपनी कंट्रीज को और अपने नेबरहुड कंट्रीज को काफी ज्यादा है ना अच्छाई के भाव से देखा कीजिए। महत्वपूर्ण है और सोचने योग्य है। तो दोस्तों आज का लेसन हम लोग यही रखते हैं। आगे के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि रेड वॉल थ्योरी क्या था और रेड वॉल थ्योरी कैसे इन्वॉल्व हुई और किस तरीके से ये आगे बढ़ी। के बाद 100 साल तक जो हुआ था कि वो यूरोप आपस में ही लड़ता रहा 100 साल तक। सोचिए, जो 100 साल तक या 100 ईयर्स तक क्या होता है, यूरोप आपस में ही लड़ता रहता है और आपस में लड़ता लड़ता रहता है। परंतु क्या है दोस्तों, आज देख रहे होंगे आप कि जो यूरोपियन नेशन है वो एक साथ मिलकर के 28 कंट्रीज का जो नहीं, वो एक ग्रुप है, वो किस तरीके से पूरी की पूरी इकोनॉमिक पावर को मैनेज करता है। हर चीज उनके पास आज प्रेजेंट हो गई है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण योग्य बातें, सोचने योग्य चीजें, समझदारी विकसित करने योग्य चीजें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और जो ईस्ट जर्मनी की अगर बात करें तो जो वेस्ट जर्मनी से अलग है, परंतु आज वह एक होकर के शक्ति बन गया। ईस्ट जर्मनी था वो वेस्ट जर्मनी से अलग था दोस्तों, क्योंकि ईस्ट जर्मनी था वो वेस्ट जर्मनी से पहले अलग था। परंतु आज क्या हुआ है कि वो दोनों एक आकर के इन्होंने पावर बना लिया है।
शक्ति बना ली दोस्तों, आज पावर के रूप में उभर गए। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी और चीज सोचनी होगी। उसके बाद होता है इस्लामी, इस्लाम में एक शब्द है, जैसे आप सर्च कीजिएगा, मैं आपको एक शब्द दे करके जाता हूँ। सेमोरल आवर्स करके एक शब्द है, सर्च कीजिएगा आज। सेमोरल आवर्स करके एक शब्द है, सर्च कीजिएगा आज घर जा करके, या इस सेशन के बाद। तो आपको समझ में आएगा कि क्या है ये शब्द, इस शब्द के पीछे की बहुत बड़ी नीति है दोस्तों। आप पढ़िएगा ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का ये लेसन हम लोग यही रखते हैं। और मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आप लोग इस तरीके से मेरे साथ बने हुए हैं और लगातार लेसन्स को देखते रहते हैं और लगातार अपनी समझदारी को विकसित कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं सभी तमाम बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा और मिलता हूं मैं आपसे इसी तरीके के नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग सेशन में। धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।